अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, 76 सालों में पहला इनफरादी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतकर तारीख में अपना नाम रकम करने वाले जावलिन थ्रो अरशद नदीम वतन वापस पहुँच गए हैं। उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अरशद नदीम ने ओलंपिक की तारीख का 118 साला रिकॉर्ड तोड़ा है। पाकिस्तान को पहला इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जितवाया है, बल्कि वो पाकिस्तान की तारीख के अजीम तरीन एथलीट भी बन चुके हैं। कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले अरशद नदीम की सारी कामयाबी उनकी अपनी मेहनत के बरहूने मिन्नत है। चंद माह पहले तक वो आलमी मेयार की सहूलियत न मिलने पर शिकवा कर रहे थे। अब जब सभी उनकी कामयाबी का क्रेडिट लेने के चक्कर में है, तो माजी के नाअहली का हिसाब भी लेना ज़रूरी है कि आखिर इनफरादी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल के हसूल में 76 साल क्यों लग गए। इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। एक इनफरादी गोल्ड मेडल के लिए हमें 76 साल लग गए, ओलंपिक्स मेडल के लिए 32 साल का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? देखें, हमें एक अच्छी खुशखबरी की बात है कि अरशद नदीम जो भी है उसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उसने अपने जो है वो बल बोते पे ये सारा क्रेडिट लिया। लेकिन हैरत है कि मैं कल जब एयरपोर्ट पे मौजूद था, जब अरशद नदीम पाकिस्तान वापस पहुंचे, तो मैं देख रहा था कि कोई ऐसा, और मैं बंदा ऐसा तलाश कर रहा था कि हुकूमत में हो या साबका हुकूमत में हो या मौजूदा सियासी और दीगर अफराद हों, कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जो क्रेडिट ना ले रहा हो। हर उच्चा लुच्चा जो है वो मैदान में था और ये कह रहा था कि हमने इसको वो चीज़ प्रोवाइड की, हमने ये काम किया, हमने फला काम किया। हर बंदा जो है वो क्रेडिट ले रहा था। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर वो क्रेडिट ले रहे थे तो मेरा सवाल सिर्फ एक है कि जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार पाए, पंजाब के वज़ीर आला रहे, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और फिर उनके बड़े भाई जो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, फिर उनके साथ जो उनकी इत्तेहादी हुकूमत है आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और फिर सदर पाकिस्तान भी हैं वो, और दीगर इत्तेहादी जमातें जिसमें MQM भी है और दीगर सियासी जमातें भी हैं, और फिर जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार पाए जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनका हवाले से कहा जाता है कि एक भला का विजन रखते हैं, वो ये भी क्रेडिट लें जिन पर सवालात उठते हैं। वो अपनी नाकामियों और नाहिलियों ना विजन रखने वाले मामलात का भी क्रेडिट लें। वो ये तमाम वफाकी हुकूमत इन मामलात का भी क्रेडिट लें जिनकी वजह से लोग मौत के फंदे लेकर जो है वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। वो इन चीज़ों का भी क्रेडिट लें कि 2 बरस के दौरान बिजली के टैरिफ में फी यूनिट 22 रुपए 53 पैसे इजाफा हुआ। इसका क्रेडिट कह रहे थे कि मैं शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूं। बेशक उनका पौधा हो, मान लिया ये उनका क्रेडिट है। मैं कौन सा मार रहा हूं इज्जत माफ जनाब वजीर आजम साहब के इन अल्फाज की। मैं तौहीन तो नहीं कर सकता कि वज़ीर आज़म साहब कहें कि ये मैंने उनका क्रेडिट है, उनका विजन है। अरशद नदीम भी कह रहा है, उससे पहले कौन उनको आके कान में क्या बातें कर रहे थे, कैसे उनसे टेलीफोनिक राब्ते किए गए। फिर उनको भी अंदाजा है कि मौजूदा हुकूमत है, कुछ मामलात मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें सेटलमेंट हो जाएंगी, तो उन्होंने भी मामलात को दोनों तरफ से लेके चलने हैं। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि एक क्रेडिट तो आप ले गए, जो 24 करोड़ अवाम का जिनको आपने तहस नहस कर दिया, उसका क्रेडिट कौन लेगा? इसका भी क्रेडिट लें, इसका भी क्रेडिट लें कि बिजली का बिल अदा ना करने वाले 3 बच्चों का बाप खुदकुशी कर लेता है। इसका भी क्रेडिट लें कि भाई को मारा है बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से। इसका भी क्रेडिट लें कि सड़कों गली मोहल्लों में 100 से ज्यादा जो है वो वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। इसका भी क्रेडिट इनको लेना चाहिए कि बिजली के गैस के 350% से ज्यादा बिल जो है वो इजाफा हो चुका है। IPPs वो जो बिजली पैदा करती नहीं है, उनको आप अरबों रुपए की जो है अदायगियां कर रहे हैं सरकार, गरीबों की जेब से पर डाका मारते हुए। इसका भी क्रेडिट लेना चाहिए कि महंगाई को 2 सालों में 11% से उठाकर 30% तक कर दिया। डॉलर की कीमत 175 पैसे उठा के 285 रुपए तक ले गए। 2 सालों में कर्जे मांगे, भीख मांगी हमने, 22,000 अरब रुपए का इजाफी हमने जो है वो कर्ज लिया। इसका भी क्रेडिट इस हुकूमत को जाता है, इन सियासतदानों को जाता है। फिर आगे आ जाइए, मुआशी तरक्की की शरह को जाता है। बिल्कुल हसन साहब, देखिए बेशुमार चीजें, करोड़ लाख बस्ती में जो 70 आबादियां जो हैं वो बस्तियां जो है ज़ेर-ए-आब आ गई। आपकी तरफ जाना है आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अरशद नदीम जैसे दर्जनों गुमनाम हीरो शनाख्त की तलाश में है। वजह स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे लोग हैं या फिर खेलों का हमारा कमजोर है, या फिर हमारा कोई रियासती ढांचा ही ऐसा है?
دیکھیں ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے، یعنی میں آپ کے سامنے وہ 7 ریزنز رکھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ کئی ارشد ندیم جو ہیں وہ اس طرح گمنامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ٹیلنٹ ہمارا، ہم کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ ہم آگے کراس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ان اولمپکس میں چین جو ہے وہ 40 گولڈ میڈل لے کر گیا ہے، یو ایس اے 39 گولڈ میڈل لے کے گیا ہے، جاپان 20، آسٹریلیا 18، اور جو فرانس ہے اس نے 16 گولڈ میڈل لیے ہیں۔ ہم نے 76 سالوں میں ایک انفرادی گولڈ میڈل لیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا کریڈٹ خالصتاً ارشد ندیم صاحب کو جاتا ہے۔ اور وہ 7 ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں ملک، یہ جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں نا، یہ ملک پلان کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو 45 ڈسپلنز ہیں، ان ڈسپلنز میں اس کی آگے مزید جو کیٹیگریز ہیں، یہ جو سینکڑوں گیمز بنتی ہیں، اس میں ہمارے ملک میں پوٹینشل کس چیز کا ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ ملک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، کیا ہم انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کھلاڑیوں کو؟ بالکل نہیں کر رہے۔ ہم نے تو ابھی تک یہی نہیں جانچا کہ ہمارے ملک میں کن ان ڈسپلنز میں پوٹینشل موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے۔ پھر کھلاڑیوں کو فیوچر نظر نہیں آتا، ہمارے ملک میں جو کھلاڑی ہیں ان کو فیوچر نظر نہیں آتا، ان کو ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے، یہ اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں اور وہ ٹیلنٹ اسی طرح مر جاتا ہے۔ پھر سپورٹس اینڈ جو ایجوکیشن منسٹری ہے، اسکول کی سطح پہ جو سپورٹس ہوا کرتی تھی وہ مرتی جا رہی ہیں۔ کسی دور میں یہ ایجوکیشن اور سپورٹس منسٹری اکٹھے کام کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یہ ختم ہوا ہے تو بنیادی لیول سے سپورٹس ختم ہونا شروع ہو گیا پاکستان میں۔ پھر سپورٹس کا بجٹ ہی نہیں ہے، فیڈریشنز کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں۔ پھر ایک اور جو معاملہ ہے کہ فیڈریشن میں موروثیت چلتی ہے، 2-3 فیڈریشنز ایسی ہیں جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ جب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ان کا بھتیجا یا بیٹا آ جاتا ہے۔ پھر جو تشویشناک بات ہے، جو سب سے آخری پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان فیڈریشنز کے اندر اتنی سیاست اور لڑائیاں ہیں کہ وہ ان ٹیلنٹس کو کل کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن جس کی بنیاد پہ یہ فرانس میں اولمپکس میں پہنچے، اس کا اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اس کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، اور اس نے پاکستان جو ایتھلیٹکس فیڈریشن ہے اس پہ ماضی میں پابندی لگا دی تھی۔ اس طرح کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یہ تو بھلا ہو ارشد ندیم صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے بلبوتے پر خود محنت کرتے ہوئے اس جو ریاستی مشینری ہے اس کے یہ جو 7 فیلیئرز ہیں، اس کے باوجود ان تمام فلٹرز کو کراس کرتے ہوئے اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ ٹھیک ہے، سر فخر سے بلند کیا، بالکل عادل صاحب۔ ساتھ صاحب، ارشد ندیم کی کامیابی کا کریڈٹ لینے والے ناکامیوں کا ملبہ کس پر پھر ڈالیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے لگتا ہے کہ دونوں دوست تھوڑے جیلس ہیں، حسن رضا صاحب بھی اور عدیل وڑائچ صاحب بھی۔ یہ تو بات اب کس سے ڈھکی چھپی ہے کہ ارشد ندیم صاحب کا سارا کریڈٹ نہ ان کے اپنے زور بازو پہ ہے، نہ اس غریب فیملی پہ ہے جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو اس قابل بنایا، نہ اس گاؤں پہ ہے جس نے چندہ اکٹھا کر کے تو ان کو اولمپکس تک بھیجا۔ سارا کا سارا کریڈٹ تو مریم نواز صاحبہ کا اور شہباز شریف صاحب کا ہے، اور اگر مطلب اور رانا مشہود صاحب کا ہے جو روز صبح ان کو مالش کی سہولت مہیا کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کا ہے جو ان کو کھانے پہنچاتے تھے، مریم نواز صاحبہ کا ہے جنہوں نے ایک پورا میدان مسخر کر دیا اس چیز کے لیے کہ وہ ارشد ندیم صاحب وہاں پہ پریکٹس کر سکیں، حمزہ شہباز صاحب کا ہے جن کو پنجاب یوتھ فیسٹیول کے اندر وہ خود ارشد ندیم صاحب کے گھر گئے اور کہا کہ ہم آپ کو ایک ہیرے کو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے اور آپ پلیز آئیں اور یہیں سے ہم آپ کو اولمپکس لے کے چلیں گے۔ دیکھیے، جن کا کریڈٹ بنتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ جو کریڈٹ بنتا ہے، یہ تمام زور بازو اس شی جوان 6 فٹ 7 انچ کے بندے کا جو سارا زور بازو ہے، اصل میں تو وہ شہباز شریف صاحب کے موقعوں کا زور بازو ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے دونوں فاضل دوستوں نے جس طرح یہ کریڈٹ صرف ارشد ندیم اور ان کی ایک غریب فیملی اور ایک غریب گاؤں کو دینے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے یہ جیلس ہیں صرف نون لیگ کی ترقی سے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ تو یعنی اسا صاحب، ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی سے کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں گے؟ پھر ہم ضرور سیکھیں گے ارشد ندیم صاحب کی تاریخی کامیابی سے، اور وہ یہ ہے کہ جو بچی کچی سپورٹس رہ گئی ہیں وہ بھی نون لیگ کے حوالے کر دینی چاہیے۔ یہی ایک سبق ہے۔ اگر رانا مشہود صاحب کسی طریقے سے کبڈی سے لے کے کرکٹ تک ساری چیزوں کے انچارج بن جائیں، اگر یہ چیزیں حمزہ شہباز صاحب کو دے دی جائیں یا مریم صاحبہ کی اس پہ تصویر لگا دی جائے تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوگا۔ یہی ایک سبق ہے ہمارے سیکھنے والا۔ اسی طرح ہم شہباز شریف صاحب کی ویژن کو اس ملک کے اندر پورا کر سکتے ہیں۔
जी ठीक है। तो नाज़रीन आगे हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ जब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया गया कि एक जमात चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा कर रही है। इस पर उनका कहना था कि नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। इस मंजरनामे में आइंदा के 10 दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं नाज़रीन। वहीं अदालत उज़्मा में बड़ी तब्दीली के दिन करीब आ चले हैं, मगर शहबाज शरीफ हुकूमत के इक़दामात मायने ख़ेज़ हैं, क्योंकि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ही थी जिसने गुज़श्ता बरस 2023 में 3 माह पहले ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया था। अब अगले चीफ जस्टिस के आने में सिर्फ 10 हफ्ते बाकी हैं, मगर हैरान कुन तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या इसके पीछे हुकूमत की 2/3 अक्सरियत की कोशिश है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या देख रहे हैं जिस तरह से हमने कल देखा कि अदलिया की जानिब से तो वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया, लेकिन हुकूमत की अब क्या देख लें, अगली हिकमत अमली है क्या? देखिए, हुकूमत की बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एक कल भी एक इजलास हुआ, आज भी कुछ मुस्लिम लीग नून के कुछ आम रहनुमाओं का इजलास हुआ, तो मुझे ये मालूमात मिल रही थी कि उनका तो यही एक दोबारा से कोशिश शुरू की गई है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो जुडिशल पैकेज की तरफ कदम बढ़ाया जाए, चाहे कोई भी तरामीम करनी पड़े, एक्ट में तरामीम करनी पड़े, आइन में कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। और उससे वो लिंक कर रहे हैं कि किसी के कोई ऐसा रास्ता निकले कि मखसूस नशिस्तों वाला मामले पर जो दोबारा नजर सानी की दरख्वास्त जाए, उसमें कुछ शायद उनको कहीं पर कोई जो है वो रिलीफ मिल जाए। वो तो इस ख्वाहिश का इजहार लिए बैठे हैं, लेकिन मुश्किल होगा। अगर आप देखें तो माजी में जब हम देख रहे थे 5 महीने शायद जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की नोटिफिकेशन 5 महीने कबल हुआ, फिर हमने देखा जो है इसी तरह काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन पहले हो गया था, लेकिन उनका जब काजी साहब का नोटिफिकेशन हुआ तो उनके पीछे लॉजिक ये दी जा रही थी, जो मुख्तलिफ हुकूमती अहदेदारों का ये कहना था कि शायद इसलिए नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया कि बताया जा सके कि उमर अता बंदयाल साहब को कि काजी साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे ताकि उनका किसी हद तक प्रेशर कम हो सके। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन ना निकालना हुकूमत का एक अपना एक स्टांस हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल तो निकलना है। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है कि एक निज़ाम को बेहतर तरीके से उनके मफादात को तरजीह देते हुए उनके सियासी मकासद के हसूल के लिए इकदाम लेकर चलाया जाए, और उनका ये ख्याल है कि शायद अगर हम ये काम कर लेंगे तो एक निज़ाम को गारंटी मिल जाएगी। तो कितनी गारंटी है कि जो ये गारंटी चाहते हैं कि फॉर्म 45, 47 का मामला नहीं खुलेगा, ट्रिब्यूनल में केसेस नहीं जाएंगे, रिकाउंटिंग के मामला खत्म हो जाएंगे, अवाम के मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे, सियासी और अदालती जो अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है ये खत्म हो जाएंगे। अगर हुकूमत की यही पोजीशन रही तो मुझे वफाक के कुछ वुज़रा जिनसे मेरी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई और कुछ बातचीत हुई, उनका ये कहना है, उनका बल्कि ये दावा है, उनका ये कहना है कि हमने अपने कायदीन को ये बात समझाई है कि अगर हम इस पोजीशन पे चले गए तो खुदा ना खास्ता कि एक अंदर से ये एक ऐसा लावा पकड़ा है जजिस का कि जो हमारे खिलाफ स्टांस ले सकता है, जो पोजीशन ली जा सकती है। अगर हम इस पोजीशन पे गए कि एक्सटेंशन के मामला पे, इन चीजों के मामला पे, चाहे वो कानूनी और आईनी लिहाज से वो समझते हैं इसमें काफी नुक्ते हैं हमारे लिए परेशानी का बाइस बनेगी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है मौजूदा हुकूमत की कि किसी ना किसी तरीके से अदालती महाज क्रिएट किया जाए, अदालती आने वाले दिनों में जंग को बढ़ावा दिया जाए, जिस तरह माजी में देखते थे काले कोट पहन के क्या क्या इक़दाम करते थे नून लीग। जी अदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जहां जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक पत्ते भी सीने से लगाए हुए हैं, तो वहीं पीपल्स पार्टी ने भी किसी भी आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान भी किया है। तो क्या हुकूमती इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी? देखें, इसमें अगरचे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये वाज़े तौर पे कह चुके हैं, जो बात हो रही है ना कि चीफ जस्टिस के तकर्रुर के मामले पे, नए चीफ जस्टिस के, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कह चुके हैं कि मैं तो सी नहीं लेना चाहता। लेकिन हुकूमती अज़ाइम की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसकी 6 रीजंस हैं हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि इस मामले पे हुकूमती इक़दामात मानी खेज हैं और हुकूमत ये जो पत्ते सीने से लगाए बैठी है, ये हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखें, इन्होंने उस वक्त 3 महीने पहले यानी 17 सितंबर को काजी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ लेना था, 21 जून 2023 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस वक्त पूछते तो ये कहते थे इसमें गैर कानूनी क्या है, होना तो है ही है। अब ये पूछते हैं तो कहते हैं जल्दी क्या है, होना तो है ही है। लेकिन वो 6 वजूहात क्या हैं? वो 6 वजूहात ये हैं कि आपने पहले खुद कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र तब्दील करना चाहते हैं, आपने अपनी इंटेंशन खुद दी, किसी और ने नहीं दी।
आपने बाद में वजाहतें दी, लेकिन उसके बाद जो इस्लाम आबाद में चीजें चल रही हैं, चेमगोइयां हो रही हैं, वो बहुत कुछ बता रही हैं। दूसरी रीजन, आप अभी भी 2/3 अक्सरियत क्यों चाहते हैं? उसमें जो कार्ड्स पे सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट नजर आती है, जो आईनी तरमीम करने के लिए आप बेताब नजर आते हैं, उसमें एक ही रीजन नजर आती है जिसमें आप जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे। तीसरी रीजन यह है कि आप आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान के दिए गए, आने वाले एक नहीं कई चीफ जस्टिस साहिबान के जो फैसले हैं, उनमें से जो बड़ा फैसला भी आया है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उसमें आप वो मानने को तैयार नहीं है, उसमें आप रुकावट डाल रहे हैं जो एविडेंट है, जो उस कानून साजी के नतीजे में साबित हो चुका है। फिर आप चौथी बात यह है कि आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात को निशाना बनाया जा सकता है। आप खुद कह रहे हैं, आपके वजीर दिफा ये कह रहे हैं, तो ये खदशा बहुत कुछ बता रहा है। फिर आप पांचवा जो इसमें नुक्ता है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अदलिया ने, फिर आपने जो आपका जो तर्ज अमल है उस पे अदलिया गुज़िश्ता 2 से 3 रोज से सख्त रद्द अमल दे रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ये हो नहीं सकता कि आप अदालती फैसलों पे अमल दरामद ना करें, आपको ये करना होगा, इसके नताइज होंगे। फिर छठी जो वजूहात हैं, जो वजह है वो ये है कि आपका एक ही मामले पे वही हुकूमत है, वही इशू है, और एक ही मामले पे आपका एक दोहरा मयार है। एक पे आप 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, और एक में आप जिस तरह के काम कर रहे हैं और जिस तरह आपने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है, और उसमें एक ऐसी ताखीर आप कर रहे हैं जिसमें इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि ये जो मानी खेज इकदामात हैं, ये आने वाले 10 हफ्तों में जो रियासत के जो सतून हैं उनमें काफी इसमें कशीदगी नजर आ रही है। ठीक है, कशीदगी नज़र आ रही है आपको। आदिल साहब, साथ साहब जिस तरह से आदिल साहब बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत कुछ चल रहा है, और कल अदलिया ने तो वाज़ेह पैगाम दे दिया है, हुकूमत और अदलिया के दरमियान ये तनाव क्या रुख इख्तियार करेगा आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कॉलीग अदील साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूं, जो उन्होंने 6 रीज़न्स बताई। पिछले सेगमेंट में भी इनके पास 5-6 रीज़न्स थी। मुझे लगता है कि अदील साहब इसमें एक महाज आराई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इस हुकूमत से इस वजह से, क्योंकि अब तो ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हर शख्स के दिल में वही चाहत है जो इस हुकूमत के दिल में चाहत है। अब तो ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये बात के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को तौसी दी जाए, ये तो हर पाकिस्तानी के दिल में धड़कने वाली उम्मीद है। और उसी की अक्कासी हमारी मुंतखब हुकूमत जो आवाम के वोटों से आई है, जो अगर सारे मिल जाएं, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, 2-3 बंदे इधर उधर से भी तोड़ लाएं, और 2/3 अगर बन जाए, तो वो जो फैसला करेगी वो आवाम की उमंगों की, जज्बात की अक्कासी है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आइन और कानून को अवाम की उमंगों के मुताबिक चलाया जाए। ये दीगर जो छोटी छोटी बातें हैं कि आइन की शिक ये कहती है, आइन की शिक आर्टिकल 190 ये कहता है कि हर शख्स पाबंद है आइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने को। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 106 की और 54 की क्या थी? ये तो ऐसे माइनर सी इनकन्वीनियंसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अदील साहब बताएंगे हमें, या शायद आजकल नहीं बता रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो कागज़ के ऊपर लिखे जाते हैं, असल में तो हम सब वो चाहते हैं जो नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में चाहते हैं। बाकी आइन और कानून की छोटी छोटी दरमियान में अगर शिकें आ जाएं और उसकी बेसिस के ऊपर जजेस आइन के मुताबिक फ़ैसले करने शुरू कर दें, जो पीडीएम की हुकूमत को जो कि अवाम की अक्कासी करती है उसके ख़िलाफ़ हों, तो इस बात को सिर्फ बुरा ही कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बड़ा अच्छा करेंगे कि वो इस हुकूमत की जज्बात को समझते हुए अपने फैसले करें। बाकी आइन की शिकें क्या कहती हैं, इससे क्या साहब, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, बस छोटी सी एक बात मैं कर दूं कि मेरी चंद दिन पहले एक हुकूमती ओहदेदार से बात हुई, तो उसने नाम ना लेने की शर्त पे ये बात कही। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि उनको शायद खदशा है कि पार्लियामेंट की राहदारियों पर कहीं फार्म 45 का सामना ना हो जाए, और कहने के बाद वो खामोशी होगी। यानी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को भी इस पर सोचना होगा। तो यहाँ पर शामिल रहेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे क्या फायर वॉल ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पर है। गुज़श्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया ऐप्स डाउन है और हैरान कुन तौर पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पीटीए भी इस बात से लाइल्म है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत व्हाट्सएप, फेसबुक समेत सोशल मीडिया ऐप्स की रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग के लिए पर तोल रही है और वहीं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सोशल मीडिया ऐप्स के डाउन होने की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? देखें, ये मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ हुक्काम जो है वो बता रहे हैं। इस पर मज़ीद जो है वो तफसील अदील वराइज भी सामने रखेंगे। उन्होंने भी कुछ मालूमात हासिल की हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो ऐप्स है उसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी, व्हाट्सएप की भी रजिस्ट्रेशन होगी और आप जो भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते हैं उसको बाकायदा वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बल्कि ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम सिम लेते हैं तो उस तरह हमारे पास हमारा एक रिकॉर्ड जाता है, तो उसके लिए भी एक इसी तर्ज अमल से गुजरना होगा। लेकिन इस पर कई सवालात उठते हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारी आज़ादी राय पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये ऐसा कतई तौर पे नहीं है, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। किसी भी मुल्क में ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है कि कोई एक कंट्री से बाहर बैठा कोई शख्स किसी दूसरे कंट्री में जो है वो उसके खिलाफ जहर उगल रहा हो। हमने तो नहीं देखा। पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान के बाहर बैठे लोग पाकिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब करने पर लगे हैं। पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का जनाजा उड़ा के रख दिया इस सोशल मीडिया की जानिब से। आप चंद रोज कबल देखें तो आर्मी चीफ साहब का एक बयान भी सामने आया। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि डिजिटल जो टेररिज्म है उसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। DGISP ने भी शायद ये बात कही है। अब जो डिजिटल टेररिज्म है इसके खिलाफ तो भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए, इसमें माफी तो कतई तौर पे नहीं है। और फिर दूसरा एक बॉर्डर होता है, समुद्री बॉर्डर हो, जमीनी बॉर्डर हो, हर तरह का बॉर्डर। आप बॉर्डर के अंदर रह के काम करें और इसके अंदर हर तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में कुछ टाइम लग सकता है, लगभग जनवरी फरवरी तक ये मामला भरपूर तरीके से ये कंट्रोल हो जाएगा। आदिल साहब, क्या फायर वॉल ने अपना काम शुरू कर दिया? जी, हमारी इतलात के मुताबिक जो टेस्टिंग है उसका सेकंड फेज जो है वो चल रहा है और यही वजह है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ख़ास तौर पे जो व्हाट्सएप है उसमें गुज़श्ता 5 रोज़ से डाउनलोडिंग के और कनेक्टिविटी के मसाइल हैं। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके पैरेलल एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जा रहा है। उसमें स्टेक होल्डर से मुशावरत शुरू कर दी गई है। उसमें अब मुल्क में जितनी OTT सर्विसेज होंगी, इसके अलावा जो सोशल मीडिया ऐप्स की जो सर्विसेज हैं, जिसमें फेसबुक है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें दीगर जो ऐप्स हैं, इवन व्हाट्सएप है, तो इनको 15 साल का लाइसेंस लेना पड़ेगा पाकिस्तान में काम करने के लिए। और जब वो पाकिस्तान में इनिशियली ऑपरेट करना शुरू करेंगी तो पहले 12 माह में जब ये लागू हो जाएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो उसके 12 माह के अंदर इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इनको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये मुल्क में काम करना शुरू करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान का एक आम शहरी जिससे अफेक्ट हो रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसमें उन लोगों ने जिन्होंने हदें क्रॉस की, जिन्होंने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस तरह के अब जो फिल्टर्स हैं, ये तमाम चीजें आ रही हैं, ये डिबेटेबल है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां और PTA, उनकी लाइल भी बड़ी हैरानकुन है। वो कहते हैं जी हमारे एंड पे तो कुछ नहीं है, हमारे एंड पे तो सब कुछ ठीक है। वो कुछ बता भी नहीं पा रहे और वो कह रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा जो है वो नहीं है। बल्कि जो मुल्क भर में जो इस वक्त कुछ टारगेटेड यानी एक ऐसी ऐप्स हैं जिनमें जो टेस्टिंग के उस दायरे में आ चुकी हैं और उनमें वो जो टेस्टिंग का सेकंड फेज जो है वो जारी है और आने वाले दिनों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है जो 2 कंपनियां जिनके साथ बातचीत चल रही थी वो भी शायद कोई फाइनल राउंड में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने भी इनके पर इत्तेमाद का इजहार कर दिया, हम इनके साथ चलने को तैयार हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि एक कानून साजी पर काम चल रहा है इसी मामला को लेकर और आइंदा आने वाले दिनों में उस पर मजीद 2 कानून साजियां करने की तैयारियां की जा रही हैं।
जी आदिल साहब। हाँ जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहा है उन कंपनियों के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट करना है, और एक लेजिस्लेशन जो अंडर कंसिडरेशन है वो उन लॉज से मुतल्लिक है जो डेफेमेशन से रिलेटेड हैं, जो पाकिस्तान में इनका जो एंड यूजर है वो इनको किस तरह से इस्तेमाल करेगा, उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, अगर वो उनको वायलेट करेगा तो उनके खिलाफ क्या। पूछ लेते हैं यही बात। बिल्कुल साहब साहब, इस एडवांस टेक्नोलॉजी में आप क्या देख रहे हैं कि फायर वॉल जो है हमें फायदा देगी? देखिए, पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट भी किया गया है और उसकी हुदूद का तयन भी किया गया है। जी। मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं अदालत के एक फ़ैसले के ऊपर अपना तबसरा कर सकूं, लेकिन मैं अदालत के जज को अगर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दूंगा तो ये उस आर्टिकल 19 की जो तयशुदा हद है उससे बाहर होगा। मेरी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकूं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे एक फ्रेंडली कंट्री के और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हो जाएं, तो ये उस हद से बाहर है जो आर्टिकल 19 में तहरीर शुदा है। इस हद को रेगुलेट करने के लिए बड़ी अच्छी बात है, पहले भी टेलीविज़न का पैमरा, दीगर इस तरह के इदारे इसी हद को रेगुलेट करने के लिए क्रिएट किए गए। अच्छी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ जो डेफेमेशन का कानून जिस तरफ अदील साहब ने इशारा किया कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी तारीख में, हालांकि पीपीसी के अंदर भी हमारे एक डेफेमेशन का ऑफेंस है और डेफेमेशन का 2002 का एक अपना ऑर्डिनेंस भी है, लेकिन कभी भी लोगों को डेफेमेशन के कवानीन के नीचे कन्विक्शंस नहीं हुई। हर किस्म के झूठ बोले गए इस मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के बारे में, जजेस के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है कि इन लॉज को रेगुलेट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट करना चाहिए, लेकिन करते हुए जो हमारे आर्टिकल 19 के हुदूद हैं जिसके अंदर स्पीच प्रोटेक्टेड भी है और फिर कुछ चीज़ों के ऊपर कदगन है, उनको मद्देनजर रख के करें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल साहब। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें शामिल करनी एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस्लाम अक़लियतों के हक़ूक़ का सबसे बड़ा अलमदार है। पंजाब असम्बली में अक़लियतों को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर की गई। अक़लियतों के हक़ूक़ को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पंजाब में कानून साज़ी भी की गई है। और हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आज कौमी दिन मनाया जा रहा है अक़लियतों का, और ये खुशाइन बात है कि मुल्की तारीख में पहली बार पंजाब असम्बली का पूरा इजलास अक़लियतों के लिए मुख्तस किया गया। और एक ऐसी खुशाइन बात ये भी है कि अपोजिशन भी और हुकूमती नुमाइंदे भी एक एजेंडे पर जो है वो हमें दिखाई दिए और भरपूर तरीके से अक़लियतों को उन्होंने सपोर्ट किया। और वो कहते हैं ना कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, और उस परचम में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियत के लिए, और ऐसे लगता है कि हम सब मिलकर, जिस तरह सफ़ेद रंग के बगैर झंडा नामुकम्मल है, इसलिए अक़लियत के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। और पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और बल्कि पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम किए, आप देखिए सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा है, और अब हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन पर्सनल लॉज पर काम किया जा रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में, और 3 अरब 66 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए। अक़लियतों को जो है हर तरह। ठीक है आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से मरियम साहिबा ने हल्फ उठाते हुए अक़लियत को सरताज कहा, इस पर उन्होंने अमल भी किया है, क्या कहेंगे आप अक़लियतों के हकूक़ पर? देखिए, आज हमें अपने जो अक़लियतें हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना है, उनके साथ इज़हार यकजहती करना है। हमने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह के कायदे-आज़म ने दस्तूर साज असम्बली में खिताब के दौरान वो यकीन दहानी कराई भी थी, उसकी रोशनी में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी हमें ठीक है आदिल साहब, माज़रत क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।